क्या बात है बेटा, आज तो एक ही बार में बढ़िया तरीके से सारे वीडियो वगैरह सब चल गए। गुड मॉर्निंग अजीत सिंह, दिव्या चतुर्वेदी, रवि कुमार, कृष्णा चंद्र बेहरा जी, वेंकटेश प्रकाश, गुड मॉर्निंग काजल, उपेंद्र सिंह, करना, समृद्धि वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग अजय, निशु, देवेश प्रताप, सचिन कुमार, अजीत सिंह, शिवराम, राम राम, चिराग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मेरी तबीयत ठीक है गुड्डा, मेरी तबीयत ठीक है। आ जाओ सभी प्यारे प्यारे बच्चे, जुड़ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग मीशू, वेरी गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा बिट्टू, हरे कृष्णा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बारिश हो रही है आपके यहाँ पे? थोड़ा मौसम तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, पर बारिश नहीं हो रही है गुड्डा हमारे यहाँ पे। मौसम तो हमारे यहाँ का भी कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो रहा बट बारिश नहीं है यहाँ पे, इतना चल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग सोना, वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। हाँ, हर हर महादेव, आ जाओ। राधे राधे सबका, अस्सलाम वालेकुम वालों का अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं सबका, आ जाओ। अच्छा, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, मौसम बहुत प्यारे हो रखे हैं, बढ़िया हो रखा है। और कोई नहीं, बारिश भी हो जाए तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही परेशानी है। बढ़िया मौसम चल रहा है, कोई परेशानी की बात है नहीं। आ जाओ तो अच्छे तरीके से। आज आपको किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा हमारा संडे बिगाड़ दिया? बिगाड़ूंगी नहीं, बिल्कुल ऐसा याद कराऊंगी, दिल आत्मा तृप्त हो जाएंगी। फंडामेंटल राइट रिवाइज भी कराऊंगी और नीति निदेशक तत्व याद करा दूंगी, ठीक है ना? दोनों चीज़ें करा दूंगी, टेंशन ही नहीं लेना। तो चलिए, आज जो बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें समझते हैं। 14 से 18 हम समझ चुके हैं, राइट टू जिसे आप इक्वालिटी बोलते हो। 19 से 22 तक समझ चुके हैं, जिसे आप फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम कहते हो। फिर उसके बाद 23 और 24 समझा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर 28 समझा था, वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 कहता है कि मुझे किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म के अंतःकरण का अधिकार, किसी भी धर्म के अंतःकरण का अधिकार। मेरी मर्जी है कि मैं कौन से धर्म को मानूं। अंतःकरण का अधिकार, किसी भी धर्म के अंतःकरण का अधिकार। 26 क्या कहता है? 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रयोजन करने का अधिकार। धार्मिक कार्यों का क्या करूं मैं? मैनेजमेंट करूं। कार्यों का प्रयोजन यानी मैनेजमेंट, उनको पैसा दूं, ठीक है, प्रयोजन करने का अधिकार। 27 क्या कहता था? 27 कहता था कि अगर मैं किसी धार्मिक कार्य में पैसा लगा रही हूं तो मेरे लिए क्या होगी? कर से छूट होगी। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए पैसा, अगर किसी धार्मिक कार्य की वृद्धि के लिए यानी किसी धार्मिक कार्य को प्रमोट करने के लिए पैसा लगा रही हूं, अभिवृद्धि के लिए पैसा तो के लिए कार्य, तो कर से, तो कर से छूट होगी। टैक्स से मुझे क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। ये था 28। क्या था? 28 था कि गवर्नमेंट के जो शिक्षण संस्थान हैं, गवर्नमेंट के शिक्षण संस्थान में, गवर्नमेंट के शिक्षण संस्थानों में क्या नहीं होगी? गवर्नमेंट के शिक्षण संस्थानों में किसी भी हालत में क्या नहीं होगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा क्या नहीं होगी? नहीं दी जाएगी, किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी, किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। अब आप और हम समझेंगे 29 और 30। हमेशा याद रखना 29 और 30 दोनों अधिकार, 29 और 30 किसके लिए कहे जाते हैं? कहा जाता है 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। किनके? अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करते हैं। माइनॉरिटीज का क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रोटेक्शन करते हैं, माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन से दो ऐसे आर्टिकल्स हैं, कौन से दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटीज का क्या करते हैं? जो माइनॉरिटीज का, बेटा क्लास यहीं क्यों हैंग हो रखी है? अरे यार ये क्या है मेरे में कैसे बेटा? इसका मतलब जिसकी क्लास यहाँ हैंग हो रखी है वो वापस जाके वापस से वीडियो ऑन करे।
हाँ, जैसे मेरे में मेरी खुद की क्लास हैंग हो रखी थी, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ एक बच्ची पूछ रही है, हर्षिता मैम, जैसे कुछ लोग इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। भारत एक कैसा राष्ट्र है? हम सब ने किसमें पढ़ा? प्रस्तावना में, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री है और वहीं आप आर्टिकल 25 कहते हो किसी को भी कोई भी धर्म मानने की अधिकार है। कभी भी सेक्युलर कंट्री में कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होता। तो घबराओ मती, किसी के भी कुछ भी कह देने से नहीं बनेगा। तो प्रेशर बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी जिनका एजेंडा अब क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज अ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स धर्म के साथ, जाति के साथ जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी जी हमेशा कहा करते थे पॉलिटिक्स और धर्म को अलग अलग रखना है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा। जब भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां बनी ही जाति के आधार पर हैं, बनी ही रिलीजन के आधार पर हैं, तो आपको लगता है, तो इनका एजेंडा है बोलना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू खुश हो जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, एकदम नाच जाते हैं, ओ हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे लॉजिक लगा भाई, भारत एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर कंट्री में कभी इस तरीके की चीजें संभव नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक है, तो आप किस धर्म को मानते हो वो एक अलग बात है। और देखो मैं आपको बताऊं, भारत का हिंदू बहुत ज्यादा सहनशील व्यक्ति है, बहुत ज्यादा। देश की हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमेशा से ही एक साथ लेकर चलने की रही है। तो रिलीजन के अधिकारों में हम, एक बात बताओ, मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट में, वो इसीलिए दिया था, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी आप ये देखेंगे कि ये मेरी माँ की तरफ से ही इनकलकेट कराई हुई चीज़ें हैं कि हम किसी भी मंदिर के स्थान के सामने से गुजरते हैं तो हम ऐसे सिर झुका के गुजरते हैं, चाहे वो हमारे धर्म का हो या ना हो। कारण क्या है? हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है सर्वधर्म समभाव। ये भारत की नीति है, ये भारत का जो सनातनी परंपरा है ये है। तो ये ऐसी बातें किसी के बहकावे में मत आया करो, ठीक है ना। हाँ देखो, एक कह रहा है बनेगा हिंदू राष्ट्र योगी के पीएम बनने पर। हाँ बाबू, तू बनवाएगा मेरे लाल। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं देश रामायण से चलेगा, संविधान से नहीं। बेटा अब तुम कुछ भी करवा लोगे, तुम पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हो? फिर तुम बाबा जी की गुरु चरणों में क्यों नहीं चले जाते? अरे नहीं भाई, किसी भी देश को चलाने के लिए एक रूल बुक होती है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो देश जो है वो उस रूल बुक से चलता है। ये हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, इनसे हमें कुछ लेना है, कुछ सीखना है। राम का चरित्र सीखो, ठीक है, सीता की महानता सीखिए, ये चीज सीखिए। राम अगर छोड़ के नहीं जाते तो राम राम नहीं होते, अयोध्या के राजा होते छोटे से, ठीक है। राम ने पूरा अपना अयोध्या त्याग दी, उसके बाद पूरे विश्व में डंका बजता है आज राम का। तो ये है राम की महत्ता। आप थोड़ा समझिए, छोटे बच्चे न बनिए, अब आप थोड़े समझदार बच्चे होने चाहिए, लॉजिकल बातें करने वाले होने चाहिए। आ जाओ, तो बात करते हैं हम अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं 29 और 30 में। 29 कहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, हम उनकी भाषा, उनकी लिपि यानी स्क्रिप्ट, उनके कल्चर को बनाए रखने का अधिकार उनको देंगे कि वो अपनी भाषा में चुने, पेपर देने जब जाएं अपनी लिपि में का प्रयोग करते हुए लिखें, ठीक है, और अपने कल्चर को बनाए रखें। आपने एक चीज गौर की होगी कि जब हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे तो अनुसूची 5 ये कहती है कि जो भी जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं वहां प्रशासन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि अल्पसंख्यक जो हैं उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उन्हें दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी देश के अंदर ये देखा गया है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उनकी लैंग्वेज और ये सब दब के रह जाती हैं, ठीक है ना। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वो अपने आप को खुद घोषित करते हैं। अब आता है आर्टिकल 30 कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं, सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियंस का एक ग्रुप था
क्रिश्चियंस का एक ग्रुप था, उन्होंने अपना एक स्कूल खोल लिया, है ना। तो इन लोगों ने अपनी मर्जी की एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जितने भी क्रिश्चियंस थे, और उसे प्रशासन करेंगे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी यही लोग करेंगे, ठीक है। अब इनकी मर्जी है कि ये उसके अंदर सभी लोग क्रिश्चियंस रखें, कुछ हिंदू रखें, जैसा भी करना चाहें, क्योंकि आर्टिकल 30 इन्हें राइट देता है कि ये अपने लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये बात दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई, तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 29 और 30 ये दोनों चीजों को विशेष तौर पर याद रखना है। अब आप जानते हो 31 तो गायब हो गया था, 44वां संविधान संशोधन बिल्कुल गायब। अब 42 क्या कहता है, 32 क्या कहता है, 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 एक बहुत अच्छी बात कहता है कि सारे फंडामेंटल राइट्स तो मिले, लेकिन कल को कोई इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे, उल्लंघन करे, तो बचाने कौन आएगा? तो कहा देखो एक और फंडामेंटल राइट मिलेगा जिसे कहा जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि जब भी कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रयास करे, उनका हनन करने का प्रयास करे, राष्ट्रपति जी को छोड़कर, और वो भी आपको पता है कि किस समय पे निलंबित किए जाते हैं, तो कोई भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास करे, हनन करने का प्रयास करे, वायलेशन करे आपके फंडामेंटल राइट का, तो आपको उपचार का अधिकार है। उपचार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर 5 तरीके की रिट का उल्लेख है। 5 तरीके की रिट लगाओगे आप, कहां लगाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हो? याचिका लेकर जाओगे। क्या लेकर जाओगे? याचिका, रिक्वेस्ट लेकर जाओगे कि भैया देखो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट सामने वाले की बैंड बजाएगा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा। तो यहां याद रखेंगे 5 कौन कौन सी हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी से ही क्लियर होता है। बंदी यानी जिसे बंदी बनाया गया है, वो बंदी नहीं जो तुम बोलते हो कि मेरी बंदी आएगी ना। बंदी यानी किसी को बंदी बनाया गया है और उसको प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है बंदी का क्या करो? प्रत्यक्षीकरण करो, सामने लेकर आओ, कोर्ट में लेके आओ। इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस, यानी कि शरीर प्राप्त करना। क्या कहते हैं? शरीर प्राप्त करना। हैबियस कॉर्पस, शरीर प्राप्त करना। टू फाइंड द बॉडी, टू फाइंड द बॉडी, कि बॉडी लेकर आओ यहां, कहां है ये इंसान। फिर है परमादेश। हिंदी में क्लियर है, परम आदेश। मैं आदेश देता हूं कि तुम अपने कर्तव्यों का, ड्यूटीज का फॉलो करो, उनका पालन करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसे कहते हैं मैंडेमस। क्या कहते हैं? मैंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडेमस। और इसे इंग्लिश में एक बार, कई बार लिखा जाता है कि आई कमांड, मैं आदेश देता हूं। आई कमांड, मैं आदेश देता हूं। ठीक है, क्लियर। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई डिनाई, मैं मना करता हूं कि ये केस की सुनवाई आप नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट्स को कहता है। ठीक। उत्प्रेषण, उत यानी ऊपर, प्रेषण यानी भेजो, प्रेषण यानी भेजो। तो इसे बोलते हो आप सेर्टिओररी। क्या बोलते हो? सेर्टिओररी। सब हिंदी वालों को भी याद करना होगा। इंग्लिश में कई बार सेर्टिओररी हिंदी में लिख के आ जाता है। ठीक है, तो सेर्टिओररी का मतलब ऊपर भेजो। और फिर आता है अधिकार प्रच्छा। आपसे प्रच्छा यानी होता है पूछना। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो तुमने काम किया वो किस अधिकार से किया, तुम्हारा काम तो था नहीं ये। तो इसे कहते हैं क्यूओ वारंटो। क्या कहते हैं? क्यूओ
वारंटो, वारंटो तुमसे पूछा जाएगा। ये मेरी बात समझे, क्या कहते हैं क्यूओ वारंटो। ठीक, सारे समझाऊंगी, पहले मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब बंदी को, कि कोई व्यक्ति है उसे किसी ने गिरफ्तार कर लिया है या नजरबंद कर लिया है, या वो व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है, उसका पता नहीं क्या किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये सब क्या देते हैं कि भैया इसे लेकर आओ, बंदी को क्या करो, सामने लेकर आओ। हैबियस कॉर्पस, शरीर प्राप्त करना, टू फाइंड द बॉडी। परमादेश मैंडेमस, परमादेश यानी मैंडेमस परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं आदेश देता हूं कि आप इस काम को पूरा करो, आपकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुत अच्छे से समझाऊंगी। प्रतिषेध, प्रतिषेध मना करना, प्रोहिबिशन, आई डिनाई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई मैं मना करता हूं, इस केस की सुनवाई तुम्हारे यहां नहीं होगी। उत्प्रेषण, ऊपर भेजो, ये केस ऊपर भेजो, मैं इसकी सुनवाई करूंगा। अधिकार पक्षा क्यूओ वारंटो, पूछा जाएगा कि भाई किस से अधिकार, किस अधिकार से तुमने ये काम किया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले से शुरू करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं शरीर प्राप्त करना, टू गेट द बॉडी। किसी व्यक्ति का आप पता ही नहीं लग पा रहा घर वालों को कि कहाँ है, तो ऐसे में क्या करा जाता है, वो आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, 32। हाई कोर्ट भी ये 5 तरीके की रिट लगाता है, लेकिन वो आर्टिकल होता है 226, आर्टिकल 226, 226। तो आर्टिकल 32 हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये 5 तरीके की रिट लगाने का अधिकार देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से है नहीं, घर वाले परेशान है, पुलिस से कह रहे हैं, पुलिस कहती है भाड़ में जाओ। अब वो क्या करते हैं, किसी वकील से मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक क्या लगा देते हैं, याचिका। पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगती, हाई कोर्ट में लगेगी। हाई कोर्ट में लगाएंगे क्या, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि मेरे व्यक्ति को, मेरे बेटे को, मेरे घर वाले को इतना वक्त हो चुका है और पुलिस से कहा है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, पुलिस से कहा है पता लगाएं, पुलिस भी नहीं पता लगा रही है। फिर हाई कोर्ट एकदम फटकार लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट एकदम फटकार लगाएगा, कैसे परेशान कर रहे हो, कहाँ है व्यक्ति, ढूंढो। और फिर वो व्यक्ति कहीं भी होगा, भारत के किसी भी कोने में या बाहर भी होगा, तो उसकी पूरी खबर लाई जाएगी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 24 घंटों से अधिक कोई व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो ऐसे में इस प्रकार की रिट लागू करवाई जा सकती है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है, उसको 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रदर्शित नहीं किया गया है, उसके ऊपर कोई धारा लगा के कारण भी नहीं बताया जा रहा कि कहाँ है, किस जगह पे उसको बंद किया गया है, तो फिर लगाया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जरूरी नहीं कि व्यक्ति कैद किया गया हो तभी आप इस रिट को दायर करेंगे, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके घर का कोई भी व्यक्ति। जैसे थोड़े दिनों पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक महिला ने रिट दायर की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। उसके लॉयर ने उसे बुद्धि दी होगी, पति क्या था, भाग गया था, कहीं पे निकल के भाग गया होगा, ठीक है, बता नहीं रहा होगा, और पति आउट ऑफ इंडिया जाने की सोच रहा होगा, ज्यादा समझदार बन रहा होगा पति, ठीक है, कि मैं भाग जाऊंगा। ठीक, अनबन चल रही होगी पति पत्नी के बीच में, तो वो ज्यादा समझदारी दिखा रहा होगा कि मैं उड़ जाऊंगा और मैं आऊंगा नहीं। तो पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, पत्नी ने क्या करा, सीधे जाके क्या लगा दी, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा दी, हैबियस कॉर्पस लगा दी। ठीक है, अब हैबियस कॉर्पस का मतलब बहुत संगीन काम होता है, इसे जल्दी लेगा कोर्ट, जो है इसको बहुत जल्दी लेगा। मतलब कि कोई व्यक्ति 24 घंटे से गायब है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तुरंत करा, पुलिस को बुलाया गया, कहाँ है व्यक्ति, तो उन्होंने कहा जी हमने इससे बात करी है और ये व्यक्ति जो है इस समय वहाँ फलानी फलानी जगह पे रह रहा है। तो फिर कोर्ट ने महिला को कहा कि मैडम देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो आप हैबियस कॉर्पस नहीं लगाती, क्योंकि हैबियस कॉर्पस अपने आप में एक बहुत बड़ी
याचिका रिक्वेस्ट होती है जिसपे तुरंत के तुरंत कोर्ट कार्यवाही कराता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज होकर चला गया है, पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा हो गया है, तो हैबियस कॉर्पस तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि उसके घर वालों को भी नहीं पता महिला को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता वो कहाँ गायब हो गया है। फिर उसने बताया कि उसके ससुराली जन भी उसको नहीं बता रहे थे कि वो कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, कहाँ गायब हो गया है, तो इसलिए उसे ये स्टेप लेने पड़े। तो फिर वो आदमी को बुलाया गया कोर्ट में बकायदा, उसके हस्बैंड को, और ऐसी फटकार लगाई उसकी जज ने बढ़िया तरीके से कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसे भागते फिर रहे हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए हैबियस कॉर्पस लगा रही है। तो हैबियस कॉर्पस यानी 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं खबर है, हो सकता है उसकी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन अब नहीं पता है, तो ऐसे में उसका बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको कोर्ट में हाजिर कराया जाता है, पता नहीं लग रहा है उसके बारे में, उसका शरीर प्राप्त करना होता है कि भाई तुम जहां कहीं हो आओ, ठीक है। तो फिर इसमें पुलिस दल सब लोग कार्य करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति गायब हुआ है या जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वही हैबियस कॉर्पस लगाएगा, उसके घर का कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। तो हैबियस कॉर्पस तो समझ में आया। अब एक चीज सुनो, तो सुप्रीम कोर्ट ये हैबियस कॉर्पस कि बंदी को सामने लेकर आओ किसके लिए जारी करेगा? तो देखो ये जारी होता है, यहां नोट डाल के लिखना है, यहां नोट डाल के लिखना है, ये जारी होता है किसके लिए? सरकारी और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के लिए, सरकारी एंड प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के लिए, मतलब कोई सरकारी अधिकारी के लिए भी, दोनों व्यक्तियों के लिए, या किसी कंपनी में वो व्यक्ति काम करता था, ठीक है ना, व्यक्तियों के लिए, किसी कंपनी में वो व्यक्ति काम करता था, लास्ट टाइम उसको उसी कंपनी में देखा गया है, तो उस कंपनी के हेड को भी ये कहा जाएगा कि भाई हैबियस कॉर्पस उस व्यक्ति को सामने लेकर आओ, तुम्हारे उसी में ये गायब हुआ था। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला ये है गुड्डा। आ जाओ अब दूसरा समझो, परमादेश, परम आदेश, ठीक है। अच्छा, परम आदेश यानी मैंडेमस, मैंडेमस, ठीक, ये सरकारी अधिकारी को ही दिया जाएगा, ठीक है। ये रिट किसी सरकारी अधिकारी को ही देगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी ड्यूटी को ढंग से करो, वरना बच्चों के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं दिया जाता, अंडरलाइन बॉक्स में डालना इस बात को। जब आप बात करते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो सरकारी व्यक्ति के लिए भी भेज देगी सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ किसी प्राइवेट संस्था के लिए भी भेज देगी कि बंदी उस व्यक्ति को सामने लेकर आओ। लेकिन परमादेश, हाई आदेश देना है तो वो किसी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति को नहीं, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी को ही दिया जाएगा कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसे ऐसे समझो, आपने बैच लिया बेटा, फंडामेंटल राइट है, पढ़ने का बैच भी लिया, पैसा भी दिया, ठीक। अब अगर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, मैं क्लास न ले पाऊं, तो फिर ऐसे में क्या होगा? अब आप दुखी होगे, आप गुहार लगाओगे, भैया हमारा टीचर नहीं आ रहा, हमारा टीचर बहुत दिन से गायब है, पता लगाओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण करो पहले तो, ठीक है ना। तो आप चाहोगे कि गार्गी मैम के बारे में पता लगे, क्या सीन है, मैं खुद बताऊं, मैं लाइव आके बताऊं, या शॉर्ट वीडियो डालूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, 2-1 दिन रुक जाओ, या जो भी है आप चाहोगे, ठीक है। तो एक तो हो गया ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदा गायब है, उसको सामने लेकर आना है। एक हो गया मैंडेमस, कि ऐसे में अंकित भाटी सर करें कि गार्गी मैम मैं आदेश देता हूं कि आप, क्योंकि इसी संस्था के कर्मचारी हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। आ रही है बात समझ में? किसी और टीचर को तो नहीं कहेंगे, इस बैच के लिए उत्तरदायी कौन? मैं उत्तरदायी। तो इसे कहा जाता है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा। आदेश कौन दे रहा है बेटा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी दे रहा है। किसको आदेश दिया जा रहा है? लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट को आदेश दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? किसी
पब्लिक सर्वेंट को, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर को कि भैया तू काम क्यों नहीं कर रहा, तेरी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसने अपने किसी सार्वजनिक कर्तव्य को करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो कहा जा रहा है कि हम आदेश देते हैं। तो यहीं एक नोट डाल के एक चीज याद रख लेना और लिख लेना, यहां पे भी नोट डाल के वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज लिख देना कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट दायर करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत करता है, हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ये आर्टिकल हैं, आर्टिकल जिनके तहत रिट जारी की जाती है, जिनके तहत रिट जारी की जाती है, तहत क्या जारी की जाती है? रिट जारी की जाती है, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है। ठीक बेटा जी, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक, परमादेश के बाद आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, रोकना। क्या कहा जाएगा? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, जिसे आप कहोगे रोकना। क्या कहोगे बेटा जी? प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। हाँ, लाइव नहीं हो पाती, बाद में देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया बेटा परवीन। ठीक है मैम, बैंक वाले हमारे काम को काम ना करें। देखो कितना सही क्वेश्चन पूछा समर्थ ने। बैंक वाले किधर गया नहीं, मोहित ने पूछा, बैंक वाले हमारे काम को ना करें तो उनके खिलाफ भी रिट जारी करवा सकते हैं। अरे मेरे लाल, क्यों नहीं करवा सकते? ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही गाइडलाइन है। वो बात है, हमें नहीं पता होता कि बैंक में कभी भी किसी का लंच टाइम नहीं होता है। कोई 10 मिनट के लिए जाएगा तो उसकी जगह उसकी विंडो पे कोई और व्यक्ति बैठेगा। ये जो चल देते हैं ना अपने अपने टिफिन लेके हा करते हुए ठूसने, और इंसान वहां बैठा रहता है कि आधा घंटा 1 घंटा बाद इनका लंच टाइम खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या, आरबीआई की गाइडलाइन है कि ऐसा कोई लंच टाइम नहीं है, पर हमें पता नहीं होता। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, नहीं सुन रहा, दुखी कर रहा है, आप क्या करो, लगा दो एक चिट्ठी। कहां लगा दो? हाई कोर्ट में लगाना। सबसे पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट मत जाना, हाई कोर्ट में लगाना। 226 के तहत कह देना, देखो जी इसके खिलाफ मैंडेमस जारी। वो ऐसे आ जाएगी उसकी हालत, जान एकदम हथेली पे। वो कहेगा बाबूजी आप आओ, फोन करके कहेगा तुम्हें, बाबूजी आप कल आना, पहले आपका काम करूंगा। बाबूजी बोलेगा तुम्हें, यार क्या बात कर रहे हो तुम। इसकी इतनी ताकत है। पर बात पता है क्या है? हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए खुद ही अवेयर नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें पता ही नहीं होता। सामने वाला हम पे हेकड़ी दिखा देता है। अरे कैसे हेकड़ी दिखा देगा? मैंडेमस लगवाऊंगा तेरे लिए, दमदार नाम कि बैंड बज जाए सामने वाली। अब सुनो, प्रतिषेध रोकना, ये किससे संबंधित है? ये जुडिशरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जुडिशरी से। जुडिशरी से कैसे रिलेटेड है? ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा प्रतिषेध, हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट्स को देगा। किसको देगा? लोअर कोर्ट्स को। किसको देगा? लोअर कोर्ट्स को। क्या सिचुएशन होगी कि केस अभी चल रहा है, अभी फाइनल निर्णय नहीं दिया गया है, केस अभी चल रहा होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर निर्णय अभी फाइनल नहीं दिया गया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्या दिया? प्रतिषेध दिया, प्रोहिबिशन दिया कि भैया रुक जा, ये तेरे दायरे का नहीं है, ये तेरे दायरे का केस नहीं है, इसके अधीन किसी भी निर्णय या कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह देगा इस मुद्दे पर, इस केस पर सुनवाई नहीं होगी जब सुप्रीम कोर्ट को यह लगे कि इसमें नेचुरल लॉ का उल्लंघन हो रहा है और मुझे केस अपने पास ले लेना है। क्या करना है? मुझे केस अपने पास ले लेना है। तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसा करते हैं। आ रही बात समझ में? एक बच्चा पूछ रहा है किडनैप होने पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब आपको पता लग गया कि व्यक्ति किडनैप हो गया है तो पता तो लग ही गया बेटा। अब आप क्या करोगे? जब पता लग ही गया कि व्यक्ति किडनैप हो गया है
ये पता लगी गया, किडनैपर्स का फोन आ गया, तो जानकारी तो मिली गई ना। अब पुलिस को काम करवाना है, पुलिस नहीं करती है तो फिर आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मेंडमस लगवाओ, मेंडमस लगवाओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो ये है कि कोई व्यक्ति चला गया, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब जब आपको पता तो लग ही गया कि अरेस्ट हो गया, सॉरी किडनैप हो गया है, तो जानकारी तो हो ही गई है बेटा। वहां कौन मौलिक अधिकारों का, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन नहीं कर रहा, तो मेंडेमस लगेगा वहां पे। ठीक है, तो आ रही बात समझ में। प्रतिषेध कब लगता है, एक चीज तो ये याद रखना, कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा। कब देगा, केस फाइनल नहीं हुआ है, केस फाइनल नहीं हुआ है, निर्णय अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है यहां नेचुरल लॉ का मामला है और केस मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं सुनवाई करूंगा, इसलिए वो मना कर देता है कि यहां आप सुनवाई नहीं करोगे। प्रतिषेध या रोकना बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, केस अभी सुनवाई चल रही है। उत्प्रेषण यानी कि सेटिओररी, तो इसका मतलब केस की सुनवाई चल रही है, तो उसको क्या करो, उसको ऊपर भेजो। सर्टिओररी न्यायपालिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा, हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को देगा। ठीक है, केस का फाइनल डिसीजन हो चुका है, फाइनल डिसीजन आ चुका है, और फिर भी उस निर्णय को रद्द किया जाएगा। उस निर्णय को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, और ऊपर वाली कोर्ट उसे अपने पास ले लेगी। यही अंतर होता है उत्प्रेषण और प्रतिषेध में। प्रतिषेध में फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है, रोका जाएगा उसे, और फिर अपने हाथ में केस ले लिया जाएगा। उत्प्रेषण सर्टिओररी के अंदर दे भी दिया है, निर्णय आ चुका है लोअर कोर्ट का, लेकिन फिर भी ऊपर वाली कोर्ट उसे निर्णय को रद्द कर देगी, कह देगी मेरे पास केस भेजा जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। हाँ, रेलवे वालों के खिलाफ भी करवा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। मैम अगर किसी फील्ड के लिए केस चल रहा है तो उस पे प्लोइंग जात नहीं कर सकते। देखो, अगर किसी खेत पर विवाद है तो कायदे में तो उस पर खेती नहीं की जाती है, लेकिन अगर कोई पटवारी को ले दे के खेती कर लेता है उस खेत पर, तो बेटा फसल भी उसी की होगी। वो तो फिर युद्ध मचाने वाली बात है। ठीक है, आ रही बात समझ में। आर्टिकल 95 तक पहुंच तो जाने दे औलाद। हाई कोर्ट में चिट्ठी लगाने के रुपए कितने लगते हैं, भगवान कसम बैंक वालों के खिलाफ कल ही लगाएंगे। औलादों दुखी डोल रही हैं। कुछ नहीं लगता। आर्टिकल 32 के तहत आपका संवैधानिक अधिकार है, आप नॉर्मल लिख के भेज दो कि इस तरीके से परेशान किया जाता है, और आप ये भी ना लगाओ, आप PIL लगवाओ, क्योंकि ये आप ही की नहीं, ये बहुत सारे भारत के लोगों की समस्या है। तो आप क्या करो, एक चिट्ठी लिखो, कोर्ट के नाम, हाई कोर्ट के नाम लिखना, सीधे सुप्रीम कोर्ट मत जाओ। हाई कोर्ट में PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जन के हित से जुड़ी हुई एक याचिका लगाओ, उस पर अपने अड़ोस पड़ोस के काफ़ी लोगों के सिग्नेचर कराओ। वहाँ आप ये डालो कि हमें परेशान किया जाता है, बैंक के कर्मचारी बड़ा दुखी करते हैं, सुनते नहीं हैं, फलाना है ढिकाना है। अपनी थोड़ी सी पहचान को गुप्त मत रखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपना मोहल्ला मोहल्ला सब लिखिएगा, और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पते पे उसे भिजवा दीजिएगा। PIL, ठीक है, PIL, ठीक है, आप पहुंचा दीजिएगा। उसके ऊपर भी लिख दीजिएगा PIL। उस चिट्ठी को पहुंचने दो, जैसे ही उस चिट्ठी को वहां खोला जाएगा, ये समझ लो यहाँ बैंक वाले के खुल जाएंगे, बढ़िया तरीके से खुल जाएंगे। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो चलो, तो ऐसे में यहाँ निर्णय को रद्द करके अपने पास केस को ले लेगी। अधिकार प्रच्छा जिसे कहते हैं, क्यूओ वारंटो, क्या कहते हैं, क्यूओ वारंटो, क्या कहते हैं, क्यूओ वारंटो। ये भी किसी सरकारी अधिकारी को ही दिया जाएगा जो उस काम को कर रहा है जिस काम को करने का उसको अधिकार ही नहीं है। जैसे ये पुलिस वाले ठुल्ले जो होते हैं, सॉरी शायद गलत शब्द है, बट फिर भी ये नालायकी जो करते हैं कि बच्चों की बाइक की चाबियां ले लेते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आपको अधिकार ही नहीं है कि आप बच्चे की किसी भी गाड़ी की चाबी आप निकाल लो। ठीक है ना,
चाबी निकालने का अधिकार है ही नहीं। तो ये क्यूओ वारंटो है। कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा काम कर रहा है जिसका उसे अधिकार ही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछता है किससे, कौन से अधिकार से किया था भाई तूने ये चाबी जो निकाली थी। वो कहता है बाबूजी गलती हो गई थी, ये भाग जाता। कि बोले कैसे भाग जाता? वो ये कह रहा है वीडियो बनी हुई है कि मैं साइड में लगा रहा हूं, फिर भी तुम उसकी चाबी निकाल ले रहे हो। आपने देखा है आजकल मीडिया क्रांति के बाद बहुत सारी चीजें बहुत सुधरी हैं। एक पुलिस वाला क्या कर रहा था, मैं तो ये देख रही थी, दो सरदार जी हैं और उनकी गाड़ी या ट्रक जा रहा है और उनसे क्या ली जा रही है, ये लेते नहीं है, ये हर जगह चुंगी बना लेते हैं। बहुत सारी जगह पुलिस वाले अपनी मनमानी चल रही है और पैसा ले लेते हैं, 20 रुपए किसी से, 100 रुपए किसी से, 50 रुपए। तो वो लेने आया, वो वीडियो बना रहा था। वो कह रहा है क्या बना रहा है? वो कह रहा है बाबूजी की रील बना रहा हूं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो उसने उसको पैसे उसने ध्यान भी नहीं दिया और वो वायरल हो गया, लपट गया। उसके घर में उसने जाके दिखाया होगा, किसी समझदार आदमी ने क्या करी, ये कहा कि भैया इसको तो नपवाना चाहिए, ऐसे थाने वालों को पूरी डिटेल वगैरह लेके सबूत में वीडियो डिस्पैच करके, और क्या करेगा, हाई कोर्ट में लगा दो, क्या भिजवा दो, एक सिंपल सी एक रिट लगवा दो, तो अपने आप ही की दिखी ऐसे ऐसे हो रहा है। अधिकार परीक्षा आ जाएगी कि तेरे को अधिकार दिया है किसी ने, ये जो तू ये बच्चों से, लोगों से उगाही कर रहा है। ठीक है, तो क्यों वारंटो अनैतिक रूप से किसी सरकारी पद को धारण कर लिया है, अनैतिक रूप से कोई काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जाएगा। ये बात समझ में आई? याद रखना, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को भी मिलते हैं और विदेशियों को भी मिलते हैं। बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके यहां। हमारा देश ऐसा देश है जहां इंडियंस के साथ साथ अगर कोई विदेशी भी आया है तो उसको भी ये फंडामेंटल राइट मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 14 कानून की नजरों में समान रहेगा। 20 और 21 आपको पता ही है, 20 और 21 किससे जुड़े हुए हैं। 20 अगर उन्हें अपराध के लिए पकड़ा जाएगा तो बिल्कुल उसी तरीके से कार्यवाही चलेगी। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 ए राइट टू एजुकेशन, 22 की अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें उनको संरक्षण है। 23 और 24 भी आपको पता है, 25, 26, 27, 28। तो याद रखना 20 से लेकर 28 तक सारे और केवल 14। 20 से लेकर 28 तक सारे, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक सारे, और 14 कानून की नजरों में बराबर समझा जाएगा, सबको मिलते हैं। कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं? 15, 16, 19, बाकी बचे हुए, कुल मिला के बाकी बचे हुए केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, ठीक, काम ना करें तो उनके खिलाफ मैंडेमस लगवा सकते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है तो आपकी जानकारी में अगर कोई लॉयर है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप सब करवा सकते हो, आप सब करवा सकते हो। ये आपके ही मौलिक अधिकार हैं। आपने कई बार सुनवाई करवाने की कोशिश की, नहीं सुन रहा, आपके पास लिखित में चिट्ठी पत्री सबूत खूब पर्याप्त हैं। आप बढ़िया तरीके से नगर पालिका छोड़ो, किसी भी सरकारी कर्मचारी को आप उसके कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए फटकार लगवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार केवल ये हो सकता है कि केवल फटकार ही लगे उन्हें, लेकिन फटकार भी जजेस ऐसी लगाते हैं, बेटा नानी याद आ जाती है, ऐसी बेइज्जती मारते हैं। डीजीपी, एसएसपी, एसपी, कहता तुम एसपी हो, हैं तू एसपी है, तू पे भी उतर आते हैं कई बार जजेस, तू एसपी है, हैं तुझे खुद ही नहीं पता ये वाली बात, तूने ये पूरा केस बिगाड़ के रख दिया। बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाते हैं और वहां सर के अलावा मुंह से किसी के कुछ भी नहीं निकलता, कुछ नहीं समझते जजेस, और न लॉयर समझते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये अपने आप में बहुत स्वतंत्र संस्थाएं, तो लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर पैसा लग जाएगा। रिट लगवाने जाओगे ना तो पैसा लग जाएगा। जब आप किसी चीज पे PIL लगवाते हो तो काम बन जाता है। हालांकि रिट आप लगवा सकते हो, कोई जानकारी में लॉयर हो तो आराम से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, एक केस था, पिछले एक पर्सन ने 20 ईयर से सजा पूरी की उस अपराध के लिए जो उसने किया नहीं। प्रियंका कह रही हैं कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं। बेटा ये भारत के अंदर जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन का रीजन है। ये कहा भी जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देर से दिया जा रहा है क्या आपको कोई भी न्याय,
तो वो जस्टिस नहीं है, फिर वो न्याय नहीं रह जाता। अगर कोई व्यक्ति जिसने अपराध भी नहीं किया बाद में निर्दोष साबित होता है, 20 साल सजा काट ली, कोई भी दुनिया का कोई भी कोर्ट, कोई भी समय परिवर्तन तो हो नहीं सकता, तो ये होता है। लेकिन बेसिकली इसीलिए भारत का आपने देखा होगा, भारत की न्यायपालिका इस पे काम करती है कि 5 अपराधी छूट जाएं। आपने सुना होगा जजेस को कहते हुए कि 5 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो। लेकिन आप भी जानते हो कि फिर भी कोशिश तो खूब अच्छी है इंडियन जुडिशरी सिस्टम की, लेकिन फिर भी जब नीचे की जो ऑर्गन्स हैं, जैसे पुलिस, जो कि उस पूरे मुद्दे का, उस पूरे केस के लिए जितने भी एविडेंसेस हैं उनको मतलब कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी, वहीं से अगर गड़बड़ी हो जाती है तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। आप भी जानते हो इस चीज़ को। और अब अगर पुलिस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पुलिस क्या कह देती है कि हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। जैसे आपने ये देखा होगा, ये वाला जो केस था श्रद्धा मर्डर केस, पुलिस के ऊपर बहुत बर्डन था, भयंकर बर्डन जिसे कहते हैं। इतना भयंकर बर्डन था कि लोग मतलब बैंड बजा देते दिल्ली पुलिस की। ठीक, अगर ये केस सॉल्व नहीं होता और दिल्ली पुलिस लीग से हटकर 10 जगह जो उसने छानबीन की नहीं करती तो बैंड बजा देते। वो नार्को टेस्ट और दुनिया भर के जितने टेस्ट उस पर करवाए गए, क्योंकि रीजन है, अगर सामने वाला अपने मुंह से कह रहा है कि साहब मैंने मर्डर करा, आप एविडेंसेस नहीं खोज पाए, और वो भैया कोर्ट तो भाई ये कहेगा, कोर्ट में जाके वो कहेगा आर्टिकल 20 कोर्ट में जाके वो ये कहेगा कि मैंने अपराध किया है, गवाही नहीं है, सबूत नहीं है, तो क्या कहेगा फिर? कोर्ट उसको निरपराध घोषित कर देता है। क्या कह देता है कि तू अपराधी नहीं है। यही तो आर्टिकल 20 बचा ले जाता है। फिर ऐसे में किरकिरी किसकी होती है? फिर ऐसे में किरकिरी पुलिस की होती है, क्योंकि आम जनता में आक्रोश रहेगा इस बात को लेके। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फिर नया टॉपिक समझाती हूँ। एक बार फिर से रिवाइज करो, आर्टिकल 32 विशेष तौर पर रिवाइज करो मेरे साथ। आर्टिकल 32 कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कितनी तरीके की 5 प्रकार की रिट जारी करना। क्या करना? 5 प्रकार की रिट जारी करना, 5 प्रकार के आदेश जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट करता है जारी करना, क्योंकि इसके आगे फिर दूसरा टॉपिक समझाऊंगी। अब इसमें 5 प्रकार में सबसे पहले कौन सी है? हैबियस कॉर्पस। कौन सी है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जिसे आप कहते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हो बेटा जी? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हो। इसमें शरीर प्राप्त करना है, किसके लिए दी जाएगी? तो याद रखना, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके के व्यक्तियों के लिए। सरकारी व प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी किसी संस्था, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता है तो भी उसके खिलाफ लग सकती है। सरकारी, अच्छा ये, अरे मैंने इधर की तरफ चुना। सरकारी व प्राइवेट व्यक्ति दोनों के लिए लग सकती है। ठीक बेटा जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे आती है परमादेश, मैंडेमस। परमादेश यानी मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, कोई व्यक्ति जो केवल क्या है, सरकारी कर्मचारी, और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। सरकारी कर्मचारी जो कि कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, जो कि अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ लगेगी। अपनी किसका पालन नहीं कर रहा? ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ लगेगी मैंडेमस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा आर्टिकल 32 के तहत कि भाई तुम अपनी ड्यूटी का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर थर्ड नंबर पे आती है गुड्डा प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन गुड्डा। प्रोहिबिशन कहाँ दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट देगी हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को देगी लोअर कोर्ट को। किस लिए देगी? केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, निर्णय नहीं दिया गया। कब देगी? जब लगेगा कि केस हमारे पास होना चाहिए, ना कि लोअर कोर्ट के पास। केस हमारे पास होना चाहिए, है ना, ऊपर वाली कोर्ट के पास होना चाहिए,
क्योंकि मामला गंभीर है, तो वो उसे रोक देगी। ठीक है, तो वो उसे क्या करेगी, रोक देगी, तुम सुनवाई मत करो। चौथा क्या था, उत्प्रेषण। क्या था बेटा, उत्प्रेषण, जिसे आप कहते हो सर्टिओररी। सर्टिओररी, इसका मतलब क्या है, केस का डिसीजन रद्द करो, डिसीजन क्या करो, रद्द करो, और केस अपर कोर्ट में आ जाएगा, कोर्ट में चलेगा। ठीक है, फिर आता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, क्यूओ वारंटो, क्यूओ वारंटो। जब कहा जाए कि भाई किस अधिकार से, सरकारी कर्मचारी को कहा जाए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ही जारी होगा, ये याद रखना कौन कौन से किस किस के खिलाफ जाते हैं। कब कहा जाएगा कि किस अधिकार से तुमने ये काम किया, किस अधिकार से तुमने ये काम किया, तुमने यह काम किया, तुमने यह काम किया। अब जैसे तुम्हारा लपटवाने का मन है जिनको भी, तो तुम लपटवा दोगे। एक बच्चा कह रहा है अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं हाई कोर्ट में तो हमें बुलाया जाता है हाई कोर्ट में? बिल्कुल बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर कोर्ट उस पर ध्यान दे रहा है तो बिल्कुल बुलाया जाएगा। कोर्ट भेजेगा पहले तो उस एरिया का जो भी पुलिस थाना होगा, उसके अधिकारी, उसके व्यक्ति, उसके पुलिस वाले आपके पास आएंगे कि आपने ऐसे ऐसे कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया है। आप कहोगे हाँ जी, कि कोर्ट की तरफ से हमारे पास जवाब आया है, आपको उस दिन उस तारीख में वहाँ पहुँचना है। आप पहुँचोगे, आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई क्या ये जनहित याचिका है, क्यों लगाई है आपने, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। और दूसरा, जब आप खुद लगवाते हो किसी चीज़ पे अपने वकील से कह के, तो आपको भी बुलाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बुलाया जाता है, वरना बच्चे मज़े ले लेंगे। कई बच्चे तो यूं ही आनंद लेने के लिए कर लेंगे। अब आगे वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे वाला पढ़ेंगे, कहानी की तरह सुनाऊंगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तुम्हारे क्वेश्चन लूँ। मैम ये लॉयर्स फीस क्यों लेते हैं जबकि इनको नहीं, हर लॉयर को गवर्नमेंट से थोड़ी ना सैलरी मिल रही है। लॉयर गवर्नमेंट लॉयर होगा तो उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलेगी। प्राइवेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट से सैलरी थोड़ी ना मिल रही है, इसलिए पैसा लेता है। मैम मैं एसटी से हूँ और मेरे खिलाफ दरोगा ने झूठा केस बना दिया किसी विवाद के कारण, हमें क्या करना चाहिए? देखो बेटा, डरो मत, ऐसे दसियों केसेस लगते हैं बच्चों पर, और गांवों के अंदर ये चीज़ प्रथा बड़ी विशेष तौर पर नई हो रखी है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई कुछ नहीं होगा, मतलब बाल भी बांका नहीं होगा, मस्त रहो, आनंदित रहो। ठीक है, क्योंकि अगर आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वैसे तो मैं आपको कह दूं कि आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसके बारे में चिट्ठी लिख सकते हो, वहाँ से आएंगे और वो उसकी बैंड बजा देंगे अच्छे तरीके से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उनके पास बहुत तगड़ा पावर होती है, तो एनएचआरसी वाले आके इनकी बैंड बजा सकते हैं। आप राष्ट्रीय लेवल पे जो एसटी आयोग है वहाँ आप चिट्ठी लिख के कह सकते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो आपके जो एरिया में या स्टेट में या जोन में उनकी जो कार्यशाला होगी वो लोग आएंगे, फिर बजा देंगे उनकी बैंड। लेकिन अगर लगता है वास्तव में कि रहना मुश्किल न कर दें वो आपका और आपके परिवारजनों का, तभी ये चीज़ करो, वरना ऐसी चीज़ें दसियों लगती रहती हैं। टेंशन नहीं लेनी, भाड़ में जाने दो, पढ़ो मस्त, बाहर निकल जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, हाँ मैम, फिर उसकी मनमानी तो हुई है, उस निर्देशक किस में कह रहे हैं? मैम सरकार के खिलाफ रिट जारी करवा सकते हैं नौकरी के लिए। देखो ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ रिट जारी करवा सकते हैं नौकरी के लिए। सरकार नपती तो है बेटा, जब तुम कोर्ट में केस डालते हो तो सरकार नपती नहीं है। आप बताओ, हाई कोर्ट सरकार को कितना नापती है? काहे वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? आपने कभी कार्यवाही सुनना? बच्चों के लिए तो कोर्ट बहुत ज्यादा दम ऐसे प्यार से डील करती है और बैंड बजा के रख देती है सरकार की कि तुम अपनी विज्ञप्तियों में डालते क्यों नहीं, बच्चों को गुमराह क्यों करते हो, बच्चे परेशान हैं, फिर बहुत बैंड बजाती है। बच्चों के प्रति तो बहुत सेंसिटिव रहती है कोर्ट। ठीक है, आ जाओ, चलो अब ज्यादा तुम्हारे दिल की बातें ऐसे तो मैं पूछती रही तो तुम तो खेल ही कर दोगे। ठीक है, आ जाओ, अब नया टॉपिक समझते हैं। औलादें देखो अलग ही लेवल पे जा रही हैं,
तो कह रही हैं कि बताओ, आ जाओ, चलो नए टॉपिक को समझेंगे। आज समझेंगे क्या? अरे भैया मौलिक अधिकार ही जाके हेडिंग डाल दी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझेंगे। अब आ जाओ भाग 4 में, फंडामेंटल राइट आपको मिल गए। अब देखो कि जब देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। हाँ, राज्य के नीति, हाँ तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आती, तुम बैंड बजा सकते हो, तुम्हारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, लगा दो। ठीक है, किसी के खिलाफ एसटी एक्ट कैसे लगाते हैं, उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर रहता है। एक 1989 का एससी एसटी एट्रोसाइट एक्ट है। ठीक है, आप वो किसी से भी पूछ सकते हो, किसी लॉयर से पूछ सकते हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाएगा। ठीक है ना। लेकिन आप जब लगाओगे तो अब ये चीज़ विशेष तौर पे याद रखनी है बेटा, प्रमाणित करना पड़ता है। अब जब आप एक्ट लगाते हो, पहले नहीं करना पड़ता था, अब प्रमाणित करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते थे। आ जाओ, तो अब हम समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे ही शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। किस में है? आपके भाग 4 में है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? तो बेटा जी, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिंपल मतलब होता है कि राज्य यानी सरकार जब कोई नीति बनाए, जब कोई पॉलिसी बनाए, तो उस पॉलिसी में उसको निर्देश देने वाला कि वो पॉलिसी किन किन चीजों पर बेस्ड होगी, उस चीज में उसको गाइड करने वाले तत्व जो होते हैं, वैल्यूज जो होती हैं, उन्हें आप डीपीएसपी बोलते हो। आ रही बात समझ में? उन्हें आप क्या कहते हो? डीपीएसपी कहते हो। आ रही बात समझ में गुड्डा? बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, जीवन में इंप्लीमेंट करना भी सीख जाओगे तुम पॉलिटी को। इतना समझ में आया? डीपीएसपी का मतलब है सोना कि सरकार के लिए कहा गया कि कल को तुम देश के लिए नीति बनाओगे तो तुम्हारे पास एक विजन होना चाहिए कि तुम कैसे उस मुद्दे पर, किन किन चीजों पर तुम क्या बनाओगे, तुम बढ़िया तरीके से देश के लिए नीतियां बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे। भाग 4 36 से लेके 51। लेकिन गुड्डा फिर वही बात आती है, जैसे प्रस्तावना नॉन जस्टिफिकेबल है, आप अप्रवर्तनीय बोलते हो, नॉन फोर्सेबल है, आप उसे कोर्ट में लागू नहीं करा सकते। ऐसे ही मेरे बच्चे ये बात याद रखना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी भी अप्रवर्तनीय है। क्या है? अप्रवर्तनीय यानी नॉन फोर्सेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो बातें लिखी हैं गार्गी मैम आज जो हमें पढ़ाने जा रही हैं, वो बातें हम, सरकार तो पूरी करती नहीं है, इसमें तो यहाँ ये लिखा है कि जॉब देगी, क्योंकि पढ़ाऊंगी मैं, तुम्हारा मन करेगा कि यहाँ तो लिखा है दीदी जॉब देगी, और देती नहीं है। अब देखो बताओ क्या करें। लेकिन बेटा इसमें लिखी हुई बातों को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ही कोर्ट में जा सकते हो, उन्हीं आर्टिकल्स के तहत जा सकते हो। तो अगर आपको जॉब का अधिकार चाहिए, आजीविका चाहिए, तो आप आर्टिकल 21 के तहत जाओगे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। अब ऐसे में सरकार निकम्मी क्या कहती है? सरकार ये कह देती है तो क्या दिक्कत है, आजीविका यानी कि गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड है। माननीय जज साहब, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ये स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं कि किसी न किसी योजना के तहत अपने हुनर को, अपने स्किल को प्रमोट करते हुए कोई जॉब कर सकते हैं। आप कहो कि जी वैकेंसी नहीं निकली है गवर्नमेंट टीचर की, वो कहेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़वा लो, तो वहां लाइवलीहुड का मामला फंस जाता है। तो ये बात समझिएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो चलिए 36 से लेकर 51 तक समझाती हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, 1 मिनट रुकना गुड्डा, 1 मिनट रुकना। मैम इसका मतलब ये ही हो सकता है कि इसके लिए एक बेस होना चाहिए। हाँ
हेलो हेलो हेलो, हाँ चलिए अब। हाँ मैम, हाई कोर्ट बुलाएगा तो घर वालों से भी मार पड़ेगी, तो अगर कुछ गड़बड़ मारोगे तो पकड़ में तो आओगे ही बेटा, आओ। 36 क्या कहता है? 36 के अंदर है राज्य की परिभाषा, जैसे 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, तो ऐसे ही आर्टिकल 36 के अंदर क्या है? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, भाग 4 के लिए। 37 क्या कहता है? 37 अपने आप में क्लियर कर देता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है। क्या है? अप्रवर्तनीय है, यानी इन्हें आप कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, अनइन्फोर्सेबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल हैं, लेकिन फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी कि देश का शासन इन्हीं के आधार पर चलता है, यानी सरकार जो है अपनी नीतियां इन्हीं के आधार पर बनाती है, ये वाली बात है। मेरे साथ फिर से बोलना, पहले कहानी की तरह याद करा दूंगी आज सारे डीपीएसपी। पहले 36 क्या कहता है? 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या है भाग 4 के लिए। 37 कहता है कि भैया डीपीएसपी हम खुद ही बोल दे रहे हैं कि नॉन एनफोर्सेबल है, इसमें लिखी हुई बातें लागू नहीं होंगी, लेकिन फिर भी सरकार या जो राज्य है वो जब भी कोई नीति या कानून बनाएगा तो वो उसमें इन नीति निर्देशक तत्वों, इन वैल्यूज को दिमाग में रखेगा। तो याद रखना डीपीएसपी 37 पूछा गया है। यह आर्टिकल कौन सा आर्टिकल कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके कोर्ट में लागू नहीं हो सकते, तो वो 37 कहता है कि अप्रवर्तनीय है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के शासन में मूलभूत हैं। 38 क्या कहता है? 38 ये कहता है कि वेलफेयर की बात करता है। 38 किसकी बात करता है? वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए, कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, कि राज्य पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करेगी? सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिससे कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, जिससे कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। आर्टिकल 36 कहता है स्टेट की डेफिनेशन, 37 कहता है डीपीएसपी आर नॉन इन्फोर्सिबल, अप्रवर्तनीय है, लेकिन फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं, क्योंकि सरकारें इन्हीं को ध्यान में रखकर नियम, नीति, कायदे, कानून बनाती है। 38 कहता है कि राज्य का काम है कि वो लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे और सामाजिक व्यवस्था बनाए, लोगों को क्या मिले? जिससे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल न्याय प्राप्त हो, जस्टिस प्राप्त हो। राज्य लोक कल्याण के लिए, ये एज इट इज लाइन उठ के आती है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा और जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है 39 से कहानी शुरू होती है। 39 का क्या है? एक ऐसा याद रखो, एक गांव था, गांव का एक राजा था, गांव का एक राजा था। राजा बहुत बढ़िया था, वो जनता के मन की बात समझता था। तो हम उसी गांव की आज कहानी समझते हैं। तो 38 में कहा गया, राज्य के राजा ने घोषणा की, आर्टिकल 38 में, जब वो 38 साल का था, उसने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा, जिससे मेरे राज्य के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। ठीक। 39 में इसी राजा ने क्या कहा? लोगों ने इनके पास जाके कहा कि सर, आपने कहा कि राज्य लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा, लेकिन हम पे तो रोजी रोटी भी नहीं है, तो कैसे काम करेगा? तो इसी राजा ने आर्टिकल 39 में कहा कि 39A क्या कहता है? पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार दिलाएगा। हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं और पुरुषों को इतने साधन मिल सकें ताकि वो अपना जीवन चला सकें। 39A इसलिए पूछा जाता है, यहां पर नोट करना, निशुल्क विधिक सहायता 39A में ही आता है। विधिक सहायता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्री लीगल हेल्प। इसका मतलब ये है बेटा जी कि मैं गरीब आदमी हूं, मुझे किसी ने पकड़वा दिया है, मैं किसी के यहाँ काम करती थी और मैं बहुत गरीब हूं, मेरे मालिक ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि गार्गी चोर है। अब पुलिस आई, मुझे पकड़ के ले गई, क्योंकि मैं गरीब हूं तो पुलिस ने एक अजम्पशन बना रखा है कि ये तो गरीब है, ये चोर भी होगी। बनाता है ना, समाज भी तो अजम्पशन बनाता है।
ले गए, हमारी कोई सुन नहीं रहा साहब। अब ऐसे में 39A ये मुझे अधिकार देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है वकील का, तो मुझे वकील कौन प्रोवाइड कराएगी? सरकार प्रोवाइड कराएगी, सरकारी वकील जो मेरा केस लड़ेगा। वो सरकारी वकील मेरा केस लड़ेगा, मुझे बताएगा एविडेंसेस के बेसिस पे कि गार्गी जो है चोर नहीं है, और फिर मैं बाइज्जत बरी होंगी। तो मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं है वकील के लिए, तो मुझे निशुल्क विधिक सहायता, तो मैं जेल में थोड़ी ना सड़ूंगी यार, मुझे निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। आप पढ़े लिखे हो, सबको बताओ 39A तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हें निशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है, ठीक है। तो 39A पहले तो ये कहता है पुरुषों और स्त्रियों को उनका जीवन चलाने के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार है और फ्री लीगल एडवाइस, लीगल हेल्प मिलेगी। बी कहता है कि समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण करेगा राज्य। तो राजा जी ने कहा आर्टिकल 39B में कि समाज के जितने भी मटीरियल रिसोर्सेज हैं, भौतिक संसाधन हैं, जो भी सोना चांदी जो भी निकल रहा है, उन सब की ऑनरशिप और वितरण किसका होगा? वो वितरण और ऑनरशिप किसकी होगी? राजा जी की होगी, सरकार की होगी, ठीक है। सी में कहा कि मैं कोशिश करूंगा, शॉर्ट में समझना, बोलचाल की भाषा में समझना, कि मैं कोशिश करूंगा कि पैसा यानी अर्थव्यवस्था कुछ ही लोगों के हाथों में न रुकी रहे, सबको क्या मिले? वितरण हो, सबको मौके मिले, ठीक है। और डी कहता है पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तीनों चारों पूछे गए हैं एग्जाम में। 39A कि हर स्त्री और पुरुष जो काम करना चाहते हैं उनकी आजीविका के लिए, रोटी कमाने के लिए उनको पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले, ये देखेगा। राजा जी ने कहा, ये भी कहा कि अगर कोई बेचारा गरीब है तो मैं उसे निशुल्क विधिक सहायता, लीगल हेल्प भी प्रोवाइड कराऊंगा। 39B में राजा जी ने कहा कि जितना भी जो पैसा है, भौतिक संसाधन है मेरे राज्य के अंदर, उन सब का ओनरशिप मेरे पास होगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं करूंगा ताकि गरीब और अमीर सबको मिले, ठीक है। सी में क्या कहा? मैं देखूंगा कि पैसा केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रीकृत न हो, सेंट्रलाइज्ड न हो, सब में वितरण हो, वही बी वाली बात। और डी कहता है पुरुष और स्त्री को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। ठीक बेटा जी, आ जाओ। अब गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है राजा जी, आपने 38 में बड़ी अच्छी बात करी, 39 में आपने 4 बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, लेकिन राजा जी जब कभी आप होते नहीं हो ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो राजा जी ऐसा ना हो कि हमारे ही गांव के कुछ लोग हों जो गांव की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें जब आप नहीं हो। तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया बात है, तो एक काम करो, गांव के बड़े बुड्ढों को बुलाकर क्या कर लो, ग्राम पंचायत बना लो, ये बुड्ढे ही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। तो आर्टिकल 40 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतें होंगी गांवों में, ठीक है, उन्हें उनका गठन करने की बात की गई। अब लोगों ने कहा राजा जी गांव की पंचायत तो बन गई, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन तो निकाल देते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो हमारे सामने ये है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पढ़ने की चीजें नहीं हैं। तो वो रोने लग गए। क्या करने लग गए? WEEP, वीप करने लग गए। क्या करने लग गए बेटा? वीप करने लग गए, रोने लग गए राजा जी के सामने। राजा जी ने कहा सुनो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एजुकेशन, ठीक है, वर्क, काम, ठीक है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सब प्रोवाइड कराया जाएगा, और पब्लिक हेल्थ वेलफेयर भी, पब्लिक असिस्टेंस या पब्लिक वेलफेयर, लोक सहायता भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में आपको वर्क, आपको काम, आपको एजुकेशन, आपको एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वही काम की बात हो गई, आपको एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक हेल्प प्रदान की जाएगी। यानी बुढ़ापा हो, बीमार, बुढ़ापे में आपको पब्लिक लोक सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे सरकार की आयुष्मान भारत योजना बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ही है कि भैया जिन पे पैसा नहीं है वो मरे नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके पास बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने आप को भर्ती करते हैं तो उनका भी जीवन सुरक्षित रहे। तो वीप की बात करता है, कुछ दशाओं में
कुछ दशाओं, और कुछ दशाएं क्या है, जैसे कोई बीमारी है, किसी को बुढ़ापा है, विकलांग है कोई व्यक्ति, डिसेबल्ड है, या बेरोजगारी है की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में उसे काम का, उसे शिक्षा का और लोक सहायता प्रदान करने का अधिकार दिया जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यहां तो मामला ठीक हो गया, फिर पहुंच गए राजा जी के पास। राजा जी आपने जो कहा उसमें ना औरतें नहीं आ रही थी, महिलाएं पहुंची। तो आर्टिकल 32 कहता है कि ठीक है, महिलाओं को निशुल्क प्रसूति सुविधाएं यानी फ्री मैटरनिटी फैसिलिटीज दी जाएंगी। मैटरनिटी का मतलब होता है डिलीवरी सुविधाएं। आपने देखा है गवर्नमेंट की जननी सुरक्षा योजना, मातृ जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये योजनाएं चलाई हैं जिसमें महिलाएं घर पे, पहले क्या होता था तो सुनते हैं है ना कि देखो अरे यूं ही बच्चे पैदा हो जाते थे, घरों में दाई आती थी, फट से बच्चे पैदा करा देती थी। अब ये बड़े बुजुर्ग बोलते तो हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR और मदर मोर्टेलिटी रेट कितना ज्यादा हाई था। फिर वो जो बच्चे अनहाइजीनिक वे में पैदा करवा के जाते थे, ठीक है, कई बार वो बच्चा पैदा होने के 1 दिन बाद मर जाता, 2 दिन बाद मर जाता। कई बार आपने सुना होगा माएँ मर जाती थी जन्म के समय, क्यों? सुविधाएं नहीं थी। तो सरकार ने कहा होना क्या चाहिए कि सुविधाएं मिलें और महिलाएं, गरीब से गरीब महिला भी कहाँ जाए? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की देखरेख में बच्चों को जन्म दे, ताकि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। तो गवर्नमेंट पैसा भी देती है कि आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म करो तो आपको 1000 रुपये देगी, फिर आप अपना 6ठे महीने में अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे, फिर आपको 3-4 हज़ार देगी, फिर बच्चे के पैदा होने के बाद आपको 3000 रुपये देगी, ताकि आप अपना खाना पीना ये सब चीज़ें सही से कर सको। तो आर्टिकल 42 ने कहा कि ठीक है, महिलाओं को भी प्रसूति सुविधाएं यानी मैटरनिटी फैसिलिटीज फ्री में मिलेंगी और उनके काम की न्याय संगत दशाएं होंगी। यानी उनके काम की जो दशाएं होंगी, किसी को भी ऐसे नहीं है कि बहुत दुखी किया जाए। जैसे आपने देखा है, मैं जब पढ़ाती हूँ, अब इस समय मैं केवल 2 ही क्लासेस ले रही हूँ, ज़्यादा क्लासेस नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ड्यू टू प्रेगनेंसी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है खड़े रहना, मेरे पैर सूज जाते हैं। ठीक है, तो काम की न्याय संगत दशाएं, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं पढ़ाना ही है, कैसे नहीं पढ़ाओगी, 4 ही क्लास लोगी। अरे कैसे ले लूंगी भैया, मेरी सिचुएशन ही नहीं है। तो मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ, गधा घोड़ा इंसान ही तो हूँ। तो यही कहा गया 42 में कि बाबूजी काम तो दिलवा दिए, राजा जी आप काम तो दिलवा दिए, लेकिन काम की दशाएं भी तो ढंग से हों। तो महिलाएं बोली हमें भी तो मैटरनिटी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। फिर से सुनो कहानी क्या कहती है। 38 में राजा जी क्या बोले कि मैं राज्य की लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, पूरे समाज में एक व्यवस्था बनाऊंगा जिससे समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। फिर 39 में उन्होंने क्या कहा कि मैं ये कोशिश करूंगा कि स्त्रियों और पुरुषों यानी मेल और फीमेल दोनों को क्या मिले, काम कमाने के, लाइवलीहुड कमाने के अवसर मिले, और कोई गरीब व्यक्ति हो 39A तो उसको फ्री में लीगल हेल्प मिले। 39B कि जो भी मेरे स्टेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर नियंत्रण किसका, सरकार का। 39C अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहे। 39D समान काम के लिए समान वेतन मिले, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। फिर लोगों ने कहा कि सरकार, मालिक, राजा जी जब आप नहीं होते बड़ी दिक्कत होती है, तो सरकार ने कहा, राजा ने कहा कि तुम गांव के लोगों का ही, समझदार लोगों का एक पंचायत बना लो ताकि तुम्हारी छोटी मोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दें। तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। लोग फिर भी रोने लगे। राजा जी बोले काहे रो रहे हो? बोले देखो, जब हम बुढ़ापा है, गरीब हैं, अशक्त हैं, तो बेरोजगार हैं, तो हमें ऐसे में वीप, वर्क, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वेलफेयर का अधिकार होना चाहिए। यानी काम, शिक्षा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और साथ ही साथ रोजगार और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो राजा जी ने कहा जाओ। महिलाएं आई कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है राजा जी। तो कहा कि ठीक है, तुम्हें फ्री में मैटरनिटी हेल्प दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, निशुल्क प्रसूति सुविधाएं दी जाएंगी, और जहां भी काम कर रहे हो स्त्री या पुरुष, वहां काम करने की दशाएं, जो वर्किंग कंडीशंस होंगी वो इक्विटेबल होंगी कि लिमिटेड टाइम के लिए काम कराया जाएगा। अगर किसी का मन है कि सूसू करने जाना है तो सूसू करने जाने का उसको मौका मिलेगा, रोटी खाने जाना है तो रोटी खाएगा। बीड़ी ब्रेक लेते हैं, मजदूर भी बीड़ी ब्रेक लेते हैं कि बीड़ी ब्रेक पे चल रहे हैं। आपने देखा है काम करते हैं तो वो बीच में बीड़ी ब्रेक पे चले जाते हैं
ठीक, काम करते करते खाना खाया, फिर अपनी बीड़ी ब्रेक है, ठीक है कोई नहीं, आप भाई मशीन थोड़ी ना है, व्यक्ति करेगा तो है ही काम। तो 42 तक ये हो गया। अब गांव के लोग फिर पहुंचे राजा जी के पास, बोलते हैं राजा जी हमारे यहाँ जो आपने कहा काम की न्याय संगत दशाएं होंगी, काम का बढ़िया तरीका होगा, लेकिन गांव की कुछ औरतें हैं, महिलाएं हैं जो अचार पापड़ बनाती हैं, वो चाहती हैं कि वो जो उनके छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं घर के अंदर, जो कॉटेज इंडस्ट्री बना के वो अचार पापड़ ये सब कर रही हैं, तो आप उनको प्रमोट कर दो। तो राजा जी बहुत महान आदमी उस गाँव के, तो उन्होंने कह दिया हाँ। तो आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा राज्य, ठीक है, उनको प्रमोट करेगा। 44 क्या कहता है? 44 ये कहता है हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। क्यों? क्योंकि आपस में ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग गए। राजा का मूड खराब हो गया, कोई कहने लगा मैं हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई कहने लगा नहीं साहब मेरी तो नमाज रोड पे पढ़ी जाएगी, कोई कहने लगा नहीं साहब मैं तो हनुमान चालीसा स्पीकर पे करूंगा। तो राजा का मूड खराब हो गया, बोले लाओ तो मैं सबको सुधारूं। तो राजा ने 44 4 और 4 दोनों को बराबर मानते हुए कहा कि समान क्या बनाऊंगा, नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसी को कोई भी हिंदू होने के नाते, किसी को भी मुस्लिम होने के नाते कोई प्रिविलेज नहीं, चुपचाप से यूनिफॉर्म 4 दोनों बराबर हो तुम, 4 यानी 44 समान नागरिक संहिता, सबके लिए सेम कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा। 45 में आया कि भाई बच्चों का क्या करें। तो 45 में आया कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनकी एजुकेशन फ्री कर दूंगा। तो आप जानते हो ये आर्टिकल 21A में भी है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आया था। पहले ये 14 साल की जगह 6 वर्ष से कम का था, लेकिन फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो राजा जी ने कह दिया कि ठीक है मैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन दूंगा। कहानी समझ में आ रही है ना? नहीं बेटा, आर्टिकल 44 कहाँ लागू हुआ है, इसीलिए तो मैं क्या कहती हूँ, ठीक है। अरे दीदी तो आपको मैटरनिटी लीव ले लेना चाहिए, हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा। अभी नहीं लूंगी, अभी तो मेरा काम चल रहा है। रीज़न क्या है? अभी घर पे पढ़ाते हैं हम, तो घर से पढ़ाते हैं, आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना नॉट अ बिग डील है ना, तो आराम से अपना समय निकल जाता है। बच्चे के लिए भी बढ़िया है, ये भी पढ़ता है, अंदर से सुनता है, जो भी है ये सुनती हैं, सुनता है, जो भी हैं ये भी सुनते हैं, मेरे लिए भी अच्छा है। वरना मैं क्या करूँगी बेटा, बोर ही हो जाऊंगी, 2-4 काम करूँगी घर के, फिर क्या करूँ यही ढूंढती रह जाऊंगी। तो कम से कम तुम लोगों से बात करती हूँ, तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है, इसको भी मज़ा आता है। तो फिर इस वजह से 1-2 क्लासेस तो मैं जब तक अंतिम समय नहीं आएगा तब तक लेके चलूंगी, फिर उसके बाद छुट्टी भाग जाऊंगी, ठीक है, थोड़े समय के लिए। तो आर्टिकल 45 समझ गए क्या कहता है? बच्चों के लिए। फिर से कहानी दोहराऊं, 38 में राजा जी ने क्या कहा? मैं सबके लिए भला करूंगा, सबको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। 39 में क्या कहा? 39 में कहा कि जो गरीब हैं उनको फ्री में लीगल एडवाइस मिलेगी, लीगल हेल्प मिलेगी, और लोगों को, महिलाओं और पुरुषों को दोनों को आजीविका के साधन मिलेंगे। मेरा कंट्रोल होगा किस पे? पब्लिक प्रॉपर्टी पे। 39B। 39C में इकोनॉमी को कहीं एक जगह पे केंद्रीकृत नहीं होने दूंगा, कुछ ही लोगों के हाथों में। 39D समान काम के लिए स्त्री हो पुरुष हो समान वेतन मिलेगा। 40 में गांव की पंचायत के गठन की बात कही कि जब राजा न हो तो गांव के बड़े बुजुर्ग प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दें। 41 में उन्होंने कहा कि देखो राजा जी कुछ करो, तो राजा ने कहा ठीक है, जो बहुत ही बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं तो उनके लिए कुछ दशाओं में काम मिलेगा, जैसे मनरेगा आता है। 41 के अंदर मनरेगा आता है, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये लोग इतने गरीब हैं बेटा, पढ़े लिखे हैं नहीं ज़्यादा, तो इनको मनरेगा के तहत काम दिया जाता है। तो 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा लोगों को। राजा जी ने कह दिया कि ठीक है, जब मैं सड़क बनवाया करूंगा तो तुम्हें अपनी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ही लगा लिया करूंगा, ताकि इनका भी भोजन पानी बना रहे। 42 में महिलाओं के लिए कर दिया कि फ्री मैटरनिटी फैसिलिटीज मिलेंगी, काम की न्याय संगत दशाएं होंगी। 43 में फिर पहुंच गए कि बोले राजा जी कैसे होंगी, आप एक बात बताओ, हमारे लिए कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुटीर उद्योग बना लो, कुटीर उद्योग लगा लो, ताकि महिलाएं घर से काम करें, गांव के जो पुरुष हैं वो घर से काम करें।
हमारा राज्य आगे बढ़े। 44 4 और 4 बराबर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की। 45 में बच्चों के लिए बात की गई कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे राजा जी, ठीक है। आगे बात समझ में। 46 क्या कहता है, अब देखो गांव के लोग, यहां से यहां तक कहानी दूसरी चली। अब 46 में क्या हुआ, गांव के लोग गए, बोले राजा जी एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है भाई, तुम तो दिक्कतें ही खत्म नहीं होती हैं तुम्हारी, तो तुम तो रोज नई दिक्कत लेके आते हो। तो बोले राजा जी देखो, आपने महिलाओं के लिए काम किया, आपने कुटीर उद्योग लगाए, कॉटेज इंडस्ट्री, जिससे हमारे राज्य का भला हो। आपने बच्चों के लिए भी काम किया, आपने SC ST के लिए काम नहीं किया। तो 46 कहता है कि SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए विशेष शिक्षा और आर्थिक हित के लिए काम करेंगे। कौन काम करेंगे, राजा जी काम करेंगे। तो आर्टिकल 46 ने कहा कि आप बच्चों तक को तो ले आए राजा जी, हमारे लिए भी सोच लो। तो राजा ने कहा कि ठीक है, SC ST और OBC के लिए विशेष शिक्षा और आर्थिक हित के लिए काम करूंगा। क्योंकि क्या था, SC ST के बच्चे जंगल में घूम रहे थे, तो राजा जी को बताना पड़ा कि भाई इन लोगों को कि देखो हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है, हमारे बच्चों को कुछ वेलफेयर नहीं मिलता, ये नशा वशा करते रहते हैं, तो क्या करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, इनको विशेष इकोनॉमिकल हेल्प मिलेगी और इनको एजुकेशन के लिए भी विशेष सुविधाएं मिलेंगी। 47, अब देखो ये बच्चे जो थे SC ST और ये OBC वाले, इसको गलत मत लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि वो याद रहने के लिए लिंक बना रही हूं कहानी। तो ये बच्चे अब क्या करते थे, जब पढ़ते नहीं थे तो भैया ताड़ी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, नशा वशा कर रहे हैं। तो 46 में तो कहा कि पहले इनको मैं विशेष एजुकेशन दूंगा, इनको एजुकेशन और इकोनॉमिकल हेल्प मिलेगी। 47 में इनके लिए आया कि ठीक है, ये मादक पदार्थ यानी ये ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो राजा ने कहा कि यार अगर इन बच्चों को ये मादक पदार्थ मिलते रहेंगे तो ये पढ़ने तो आएंगे नहीं। तो इसीलिए राजा ने कहा कि मादक पदार्थों का निषेध करूंगा, ड्रग्स को प्रोहिबिटेड करूंगा, और जिससे इन बच्चों का पोषण का स्तर अच्छा हो जाएगा। ये जो बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं आ रहे थे SC ST OBC के, अब ये पढ़ेंगे, इनको मैं इकोनॉमिकल हेल्प भी दूंगा थोड़ी सी। लेकिन 47 में कहा कि इनको नशे से बचाना पड़ेगा, तो मैं ड्रग्स वगैरह को क्या कर दूंगा, प्रोहिबिटेड, और इनके पोषण के स्तर को अच्छा करूंगा। ठीक है, पोषण के स्तर को अच्छा करूंगा। अब बेटा पोषण का स्तर कैसे अच्छा होता है, हम भारत के लोग हैं, हम चाय लवर कभी नहीं थे, हम थे दूध लवर, हम थे छाछ लवर, लस्सी लवर थे। तो कहा ठीक है। 48 में कहा कि ये बच्चों का पोषण का स्तर अच्छा कब होगा, तो 48 कहता है जब हमारे यहाँ पे दुधारू पशु जो दूध देते हैं उन पशुओं का हम संरक्षण करेंगे, हम गौ की हत्या नहीं करेंगे, गायों को नहीं मारेंगे। तो फिर ऐसे में जब हम इन पशुओं को प्रोटेक्ट करेंगे तो दूध दही होगा हमारे घरों में, तब जाके 47 को सपोर्ट मिलेगा कि भैया इन बच्चों का पोषण स्तर अच्छा होगा। तो पोषण स्तर अच्छा करने के लिए राजा जी ने कह दिया कि ठीक है, दुधारू पशु जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनका संरक्षण करेगी, गौ हत्या को निषेध करेगी। सब हो गया। फिर उसके बाद बात आई कि देखो तुम्हारे लिए काम कर लिया। राजा बोले देखो तुम्हारे लिए काम करा, तुम्हारे बुढ़ों के लिए काम करा, तुम्हारी पत्नियों के लिए काम सुविधाएं कर दी, बच्चों के लिए कर दी, SC ST OBC के लिए कर दी। अब इस देश का क्या सोचते हो तुम। तो आया 49 में निकलकर कि भाई देखो कि आम जनता जितनी भी है और खुद सरकार या राजा जी जो हैं वो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं यानी मॉन्यूमेंट हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, ताकि ये ना हो कि लोग उस पर ऐसे करके थूक जाएं, दिल बना के उस पर लिख जाएं गार्गी लव्स क्या यूपी बॉय, ठीक है, या यूपी बॉय लिखे आए यूपी बॉय लव्स गार्गी, दिल मार रखा है वहां औलादों ने और गड़बड़ कर रखी है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उनका संरक्षण करना ये भी सरकार का काम है, ठीक है। 50 क्या कहता है, 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, जो कानून बनाएगा वो न्याय नहीं देगा। 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 51 क्या कहता है, 51 रुपए का प्रसाद दो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बने।
देश की बात हो गई, देश के अंदर कानून की बात हो गई, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगी। 51 कहता है कि 51 रुपए का प्रसाद दो ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बने और सुरक्षा बने, यानी पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हों। ठीक, यहां तक की कहानी याद हो गई, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ तुम। बिल्कुल अपनी प्रेम कहानी कुरेद आते हैं। अनुच्छेद 46 अब हट जाना चाहिए, सब बराबर हो गए। अभी फिर भी कई जगह पे थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो मैम, मनरेगा का पैसा प्रधान खा जाता है, क्यों? लपटवा दो प्रधान को। अगर मनरेगा का पैसा प्रधान खा जाता है, करो रिकॉर्डिंग, सत्यापित करते हुए एक अनोनिमस, एक ऐसी याचिका डलवा दो जिसमें नाम तुम्हारा ना हो, जिसमें नाम तुम्हारा ना हो, प्रूफ्स के साथ में डलवा दो, लपट जाएगा। प्रधान क्या, प्रधान के पिताजी लपट जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा? हाँ, अब क्लास छोड़ रही हूँ, पूरा निपट गया ना तुम्हारा? पूरा निपट गया, अच्छे तरीके से समझ गए पूरी कहानी। इसी सीक्वेंस में कहानी याद रख लेना औलादों, इसी सीक्वेंस में कहानी याद रखोगे तभी वो एग्जाम टाइम पे अनुच्छेद आर्टिकल सही लगा पाओगे, वरना 44 का 46 लगा के आओगे और 48 का 49 लगा के आओगे, और फिर ऊपर से ये कहोगे कि ना 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 साहब मेरा तो काम ठीक चल रहा था। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन का मतलब राज्य क्या है, ये वाली बात करता है कि राज्य का मतलब है राज्य जो लोगों के लिए कार्य करता है। राज्य एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर आपके एसपी, डीएसपी, ठीक है, डीएम, एसडीएम, ये सब बातें, इस तरीके की बात है। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक चीज और समझ लो, पेन कहाँ रख दिया? 38A जो आया, 38A जो आया, ये लास्ट चीज समझ लो बेटा। 38A जो आया, 2 को हटा देना। 38A पहले नहीं था, ये 44वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। ठीक है, 39A 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़ा गया, ये बात भी याद रखनी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़ा गया 39A कि क्या, कि फ्री लीगल एडवाइस मिलेगी आपको, लीगल हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये 43A भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़ा गया। 43B जो था वो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है। 48A ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़ा गया। तो ये 3 पूछे जाते हैं जो 1976 में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में, 39A, 43A और 48A। ये तीनों कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। ठीक है, 43 याद आ रहा है कि भूल जा रहे हो? 43 कौन सा था? 43 याद आ रहा है कि भूल जा रहे हो? समान नागरिक संहिता से पहले क्या था? क्या था 43? समान नागरिक संहिता से पहले, अच्छे से देख लेना सब अच्छे तरीके से, ये तब जोड़े गए हैं। ठीक है, इन्हें देख लीजिएगा ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। 48A वही है, दुधारू गायों और इनका संरक्षण किया जाएगा, पशुओं का, है ना। 48B पहले से ऑलरेडी था, जिसके अंदर ये आता है कि भैया पर्यावरण का भी संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष तौर पर याद रखना, विशेष तौर पर याद रखना, इन्हें अच्छे तरीके से ये पूछ लेता है, बहुत रेयरेस्ट, लेकिन बाकी जो कराए हैं वो ज़रूर आते हैं। तो कल करेंगे क्या? मौलिक कर्तव्य और राज्य, यानी कि संघ यानी यूनियन, यानी अब बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्री परिषद, कैसे देश चलता है, कल उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो आप अपना, मैं भी कुछ खाऊंगी। ठीक है, बाय बिट्टू, ध्यान रखो अपना। कुटीर उद्योग, हाँ बिल्कुल बेटा, बाय 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 सोना।